क्या ये मुमकिन है कि एक भैंस मतलब सिर्फ सही समय पर पानी पीने और चारे के एक एकदम सटीक गणित से अपने दूध उत्पादन में भारी उछाल ला सके? 20 से 30% तक की वृद्धि, और अगर स्थितियां आदर्श हों तो 25 से 40% तक का उछाल। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी नई नस्ल के या बिना किसी जादुई दवा के। अक्सर जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो चीजें पीढ़ियों से चली आ रही आदतों पर चलती हैं। हाँ, अंदाजे पर मुट्ठी भर ये डाल दिया, बाल्टी भर वो डाल दिया। सही कहा। लेकिन आज की इस गहरी पड़ताल में हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरी धारणा को पलट के रख देते हैं। सुनने वालों के लिए ये डिकोड करना बहुत दिलचस्प होगा कि ये पूरा डाइट प्लान काम कैसे करता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। ये शुद्ध जीव विज्ञान और गणित का एक ऐसा तालमेल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है। हम उस वैज्ञानिक डाइट को डिकोड करेंगे जो दूध के उत्पादन को अधिकतम स्तर तक ले जाता है। क्योंकि अगर हम स्रोतों को देखें तो भैंस का आहार सिर्फ उसका पेट भरने का साधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सचमुच एक हाई परफॉर्मेंस मशीन को सही ग्रेड का ईंधन देने जैसा है। हर 1 किलो चारा और हर 1 लीटर पानी एक खास मकसद से शरीर के अंदर जाता है। एकदम सही बात है। और अगर हम इस प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो हमें उस नींव को देखना होगा जो सुबह सुबह रखी जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। स्रोतों के अनुसार ये दिनचर्या सुबह 5 से 6 बजे के बीच शुरू होती है। हाँ, और पहला कदम क्या है? चारा देना नहीं, साफ पानी पिलाना। बिल्कुल, साफ पानी पिलाना और उसके ठीक बाद दूध निकालना। और मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि दूध निकालने के तुरंत बाद, मतलब बिना किसी देरी के, 2 से 3 किलो दाना यानी कंसंट्रेट फीड दिया जाता है। क्योंकि दूध निकालने के बाद भैंस का शरीर एक तरह के पोषण घाटे में चला जाता है। अंग्रेजी में कहें तो न्यूट्रिशनल डेफिसिट। अगर इसकी तुलना इंसानी दुनिया से की जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एथलीट एक भारी वर्कआउट के बाद तुरंत अपना हाई परफॉर्मेंस प्रोटीन शेक पीता है। अरे, ये तुलना बहुत सटीक है। शरीर को तुरंत रिकवरी चाहिए होती है, और ये जो 2-3 किलो दाना है, ये कोई साधारण अनाज का ढेर नहीं है। हाँ, स्रोतों ने इसके मिश्रण का एक बहुत ही कड़ा गणित दिया है। मतलब 40% गेहूं का चोकर, 30% खली, सरसों या मूंगफली की खली जी, और 20% पिसा हुआ मक्का या जौ, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% नमक। बिल्कुल, ये एकदम फिक्स है। मुझे यहीं पर थोड़ा रुकना है। मैं इस गणित को चुनौती देना चाहता हूँ। 40% गेहूं का चोकर और सिर्फ 20% मक्का। अच्छा, मक्का तुरंत ऊर्जा देता है, तो क्या इस अनुपात को बदलकर 60% मक्का नहीं किया जा सकता? मतलब ज्यादा ऊर्जा का मतलब ज्यादा दूध होना चाहिए, हा? अच्छा, ये एक बहुत ही सामान्य और मैं कहूँगी खतरनाक गलतफहमी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि जानवर का पेट आखिर काम कैसे करता है। मतलब इंसानों से अलग होता है? बहुत अलग। भैंस का पेट इंसानों की तरह नहीं होता। ये एक चलते फिरती बायोलॉजिकल फैक्ट्री है। बायोलॉजिकल फैक्ट्री? हाँ, जहाँ अरबों सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया खमीरीकरण या फर्मेंटेशन का काम करते हैं। अगर आप दाने में 60% मक्का डाल देंगे तो वह पेट में जाकर इतनी तेजी से पचेगा कि भारी मात्रा में एसिड पैदा कर देगा। ओहो, तो एसिडोसिस हो जाएगा? बिल्कुल, एसिडोसिस। हाँ। और ये एसिड उन अच्छे बैक्टीरिया को मार देगा जो चारा पचाने का काम करते हैं। समझ गया। इसके विपरीत जो 40% गेहूं का चोकर है, वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। फाइबर देता है, पेट की गति को सही रखता है और एसिड को बढ़ने नहीं देता। अरे वाह, तो ये सिर्फ पोषण का गणित नहीं है, ये पेट के अंदर के पर्यावरण को मतलब सुरक्षित रखने का भी गणित है। एकदम। और इसी फॉर्मूले में जो 30% खली है, वो शुद्ध बाईपास प्रोटीन है। बाईपास प्रोटीन? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये पेट के शुरुआती हिस्सों में टूटता नहीं है, ये सीधा खून में जाकर दूध को गाढ़ा बनाने का काम करता है। ये पूरा मिश्रण अंदाजे पर नहीं है, ये इस बार आधारित है कि बैक्टीरिया क्या खाएंगे और शरीर को सीधे क्या मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया तुरंत मिलने वाला प्रोटीन शेक, लेकिन इतना भारी दाना तो सिर्फ 2-3 किलो ही है। भैंस का शरीर इतना विशाल होता है, सिर्फ इससे तो उसका पेट खाली रहेगा। हाँ, इसीलिए स्रोतों में दाना देने के ठीक बाद 15 से 20 किलो हरे चारे का जिक्र किया गया है। 15 से 20 किलो? हाँ, बरसीम, जई, हरा मक्का या लोबिया, ये प्रकृति के अपने मल्टीविटामिन है।
दाना अगर रॉकेट का प्राइमरी इग्निशन है तो हरा चारा वो ईंधन है जो उसे दिन भर उड़ने में मदद करता है। क्या बात है, मतलब धीरे धीरे पचने वाली ऊर्जा। बिल्कुल, इससे बायोलॉजिकल फैक्ट्री पूरे दिन एक स्थिर गति से चलती रहती है। चलिए, सुबह का ये भारी नाश्ता तो पूरा हो गया, लेकिन पचने की असली मेहनत दोपहर में शुरू होती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दोपहर के सूखे चारे की बात कर रहे हैं? हाँ, स्रोतों के मुताबिक दोपहर में 5 से 6 किलो सूखा चारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी हिदायत है। पानी छिड़कने वाली? जी, इस सूखे भूसे पे हल्का पानी छिड़कना अनिवार्य बताया गया है। अगर मैं इसके पीछे का तर्क सोचूं तो जैसे हम सुबह रूखे सीरियल में थोड़ा दूध मिलाते हैं ताकि वो गले से नीचे आसानी से उतर सके, क्या ये नमी भी कुछ वैसा ही काम करती है? ये उदाहरण इस प्रक्रिया के बहुत करीब है। अगर हम इसे गहराई से समझें तो भैंस खाना खाने के बाद जो जुगाली करती है, जिसे रुमिनेशन कहते हैं, हाँ, जुगाली, वही पाचन का असली केंद्र है। जब भूसा बहुत सूखा होता है तो वो गली में चुभता है, पानी छिड़कने से वो नरम हो जाता है, सीरियल में दूध की तरह। बिल्कुल, लेकिन इसका जैविक कारण इससे भी बड़ा है। पेट के अंदर जो बैक्टीरिया भूसे के कड़े फाइबर को तोड़ते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए एक नमी वाले वातावरण की जरूरत होती है। अच्छा। अगर सूखा भूसा बिना नमी के पेट में जाएगा तो जुगाली करने में जानवर की 2 गुनी ऊर्जा खर्च होगी। और जो ऊर्जा दूध बनाने में लगनी चाहिए थी, वो सिर्फ खाना पचाने में बर्बाद हो जाएगी। यानी पानी छिड़कने का वो छोटा सा कदम असल में ऊर्जा बचाने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल सही पकड़े। अब जब हम पानी की बात कर ही रहे हैं तो मुझे उस आंकड़े पे बात करनी है जिसने मुझे इस पूरी रिसर्च में सबसे ज्यादा चौंकाया है। दिन भर में 60 से 80 लीटर साफ और ठंडा पानी। हाँ, 60 से 80 लीटर। रुको, 80 लीटर, ये तो लगभग 4-5 बड़ी बाल्टियों के बराबर हुआ। सुनने वालों के लिए शायद ये आंकड़ा आम लगे, लेकिन क्या किसी भारी भरकम जानवर के लिए भी रोजाना इतना पानी पीना छोटी बात है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मात्रा बिल्कुल भी हैरान करने वाली नहीं लगनी चाहिए। ऐसा क्यों? सोचिए, दूध असल में है क्या? दूध का लगभग 87% हिस्सा, 87% पानी ही होता है। 87%? ओहो, यानी अगर कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो वो शरीर से करीब 9 लीटर पानी बाहर निकाल रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ दूध की बात है। हमने अभी जिस बायोलॉजिकल फैक्ट्री की बात की, उस प्रक्रिया में भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है, हीट ऑफ फर्मेंटेशन। जी हाँ, तो ये 80 लीटर पानी उस फैक्ट्री को ठंडा रखने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रेशन ही वो माध्यम है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो पचे हुए पोषण को खींचकर थनों तक लाता है और दूध में बदलता है। एकदम सही। अब जरा सोचिए, अगर आप दुनिया का सबसे महंगा दाना खिला रहे हैं लेकिन 80 लीटर साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो वो सारा दाना बिना दूध में बदले शरीर से कचरे के रूप में बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल, पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये दूध बनाने का कच्चा माल है। और स्रोतों ने स्पष्ट किया है कि पानी साफ और ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गंदा या गर्म पानी कोई जानवर खुशी से नहीं पीता, वो सिर्फ जान बचाने के लिए पिएगा। और कम पानी मतलब कम दूध। सीधा गणित है। तो अब हमने दिनचर्या समझ ली, पेट का विज्ञान समझ लिया और पानी का महत्व भी जान लिया। लेकिन हर भैंस एक जैसी तो नहीं होती। कोई 8 लीटर दूध देती है, कोई 15 लीटर। तो इस वैज्ञानिक डाइट को कस्टमाइज कैसे किया जाए? स्रोतों ने इसका एक बहुत ही सीधा गणित दिया है। दूध बढ़ाने का सबसे आसान फॉर्मूला है, हर 1 लीटर दूध के लिए 400 ग्राम दाना। 400 ग्राम प्रति लीटर। हाँ, ये पूरी तरह से एक इनपुट और आउटपुट का संतुलन है। शरीर को जिंदा रखने के लिए जो चारा चाहिए वो अलग है, मेंटेनेंस डाइट। जी, लेकिन जो दूध बाहर आ रहा है वो अतिरिक्त काम है। मतलब अगर एक भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो रख रखाव के चारे के अलावा केवल दूध के उत्पादन की भरपाई के लिए उसे रोजाना 4 किलो दाना, मतलब 10 गुना 400 ग्राम मिलना ही चाहिए। एकदम सटीक गणित। और ये पैमाना तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम 12 से 15 लीटर दूध देने वाली हाई यील्डिंग भैंसों की बात करते हैं। बिल्कुल, उनका डाइट प्लान और भी भारी होता है। हाँ, स्रोतों के अनुसार ऐसी भैंस को 25 से 30 किलो हरा चारा, 5 से 6 किलो सूखा चारा, 4 से 5 किलो दाना और विशेष रूप से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर चाहिए होता है। 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे यही थोड़ा संदेह हुआ था। मतलब लगभग 40 किलो के इस विशाल आहार में ये सिर्फ 60 ग्राम का पाउडर क्या ही फर्क डाल देगा? ये तो समुद्र में एक बूंद जैसा लगता है। ये एक बहुत ही गहरी और खतरनाक गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, और ये अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनती है। जब एक भैंस 15 लीटर दूध रोजाना बाहर निकाल रही है
तो वो सिर्फ पानी या फैट नहीं दे रही, तो और क्या दे रही है? वो भारी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर से बाहर धकेल रही है। जानवर का कंकाल, उसकी हड्डियां असल में कैल्शियम का एक बैंक होता है। अगर बाहर से वो 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर नहीं दिया जाएगा तो शरीर दूध बनाने के लिए उस कैल्शियम बैंक से निकासी शुरू कर देगा। ओहो, यानी वो अपनी ही हड्डियों को गलाकर दूध में डालने लगेगी। सटीक तौर पर यही होता है और कुछ महीनों बाद वो कैल्शियम बैंक दिवालिया हो जाएगा। बाप रे। जानवर अंदर से इतना कमजोर हो जाएगा कि अगली बार समय पर गर्भाधारण ही नहीं कर पाएगा। तो वो 60 ग्राम सिर्फ आज के दूध के लिए नहीं है? नहीं, वो अगले साल की पीढ़ी और जानवर की लंबी उम्र के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। क्या बात है आधुनिक विज्ञान की वो बारीकी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ स्रोतों में एक और हिस्सा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? दूध बढ़ाने के देसी उपाय। अच्छा, हाँ। मतलब आधुनिक मिनरल मिक्सचर और इस 400 ग्राम के गणित के साथ साथ कुछ पारंपरिक उपायों का भी जिक्र है, जैसे 200 ग्राम गुड़, 500 ग्राम चना या दाल का चूरा और 50 ग्राम मेथी पाउडर। हफ्ते में 2 से 3 बार। जी, जब मैं मेथी और गुड़ पढ़ता हूँ तो ये मुझे किसी पुरानी दादी माँ के नुस्खे जैसा लगता है। क्या इस वैज्ञानिक डाइट में इनकी कोई असली जगह है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर ये माना जाता है कि आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन अगर हम इन देसी उपायों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। मेथी सिर्फ एक स्वाद नहीं है। तो क्या है? आधुनिक विज्ञान बताता है कि मेथी में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस, हाँ, ये खास तरह के प्लांट कंपाउंड्स हैं जो प्राकृतिक रूप से दूध की ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। ये सीधे तौर पर हार्मोनल सिस्टम पर काम करता है। अरे सच में? मतलब जो बात पारंपरिक ज्ञान सदियों से कह रहा था वो असल में एक उन्नत बायोलॉजिकल सिग्नलिंग का काम कर रहा था। बिल्कुल। और गुड़ का विज्ञान देखिए। गुड़ क्या करता है? गुड़ तुरंत खून में घुलकर एटीपी यानी शुद्ध ऊर्जा देता है। इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, जब जानवर को तुरंत रिकवरी चाहिए होती है तो गुड़ उस लंबी पाचन प्रक्रिया को बाईपास करके सीधे कमजोरी दूर करता है। और चना उच्च गुणवत्ता वाले अमीनो एसिड का स्रोत है। तो ये पारंपरिक ज्ञान असल में उसी आधुनिक विज्ञान का ही एक प्राकृतिक रूप है। एकदम सही। जब मिनरल मिक्सचर और ये देसी बूस्टर्स एक साथ मिलते हैं तो उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो अब तक हमने ये डिकोड कर लिया कि क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है और उसका गणित क्या है। हाँ। लेकिन एक अच्छा डाइट प्लान सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या शामिल करना है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि किन चीजों से सख्त पहरेदारी करनी है। खतरे की घंटियां या रेड फ्लैग्स। बिल्कुल। और यहाँ स्रोतों ने कुछ बहुत ही गंभीर रेड फ्लैग्स बताए हैं। एक छोटी सी चूक इस पूरी वैज्ञानिक डाइट को बर्बाद कर सकती है। और ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये सीधे तौर पर दूध के उत्पादन को रातों रात गिरा देने वाले कारक है। स्रोतों की सूची बहुत स्पष्ट है। सड़ा हुआ चारा बिल्कुल न खिलाएं, फफूंदी लगा दाना न दें, बहुत ज्यादा सूखा भूसा न दें और अंत में प्लास्टिक या कूड़ा न खिलाएं। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। ये पढ़कर सच में एक अजीब सी निराशा होती है। मतलब एक तरफ हम फाइटोएस्ट्रोजेंस और बाईपास प्रोटीन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें ये चेतावनी देनी पड़ रही है कि जानवर को प्लास्टिक मत खिलाओ। बिल्कुल, ये कितनी दुखद सच्चाई है। लेकिन अगर हम फफूंदी लगे दाने की बात करें, थोड़ा सा फफूंदी लगा दाना इतने बड़े जानवर का क्या बिगाड़ लेगा? इसका प्रभाव सचमुच किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर से कम नहीं होता। ऐसा क्यों? जैसा कि हमने पहले बात की थी, भैंस का पेट एक खमीरीकरण की मशीन है जो अच्छे बैक्टीरिया से चलता है। जब फफूंदी लगा दाना पेट में जाता है तो वो फफूंदी कुछ जहरीले तत्व छोड़ती है। टॉक्सिन्स। हाँ, टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स पेट के उन नाजुक बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। समझ लीजिए कि फैक्ट्री के सारे कामगार एक झटके में मारे गए। बाप रे। जब बैक्टीरिया ही नहीं बचेंगे तो खाना पचेगा कैसे? पाचन तंत्र पूरी तरह से बैठ जाता है, खून में पोषण जाना बंद हो जाता है और अगले ही दिन दूध का उत्पादन औंधे मुंह गिर जाता है। यानी पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ एक मुट्ठी खराब दाने से जाम हो सकती है। बिल्कुल। इसलिए आहार की शुद्धता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर बहुत स्पष्ट है। 25 से 40% तक अधिक दूध पाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जीव विज्ञान और गणित का एक शानदार नृत्य है। हाँ,
सुबह और शाम को 15-20 किलो हरे चारे का धीमा ईंधन, दोपहर को हल्का पानी छिड़का हुआ सूखा भूसा 60 से 80 लीटर साफ ठंडे पानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और 1 लीटर दूध पर 400 ग्राम दाने का सटीक फॉर्मूला, साथ में 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर और मेथी गुड़ जैसे देसी बूस्टर्स। यही वो कुंजी है जो इस पूरी प्रणाली को एक हाई परफॉर्मेंस मशीन में बदल देती है। लेकिन इस पूरी पड़ताल के अंत में स्रोतों के उस आखिरी हिस्से ने दिमाग में एक नई और गहरी सोच को जन्म दिया है। कौन सी सोच? स्रोतों में स्पष्ट रूप से प्लास्टिक और कूड़े से बचने की चेतावनी दी गई थी। सुनने वालों के लिए यह महज एक निर्देश नहीं होना चाहिए, यह हमारे पर्यावरण की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई को उजागर करता है। सही कहा। अगर हम एक भैंस से अधिकतम दूध पाने के लिए उसके चारे, प्रोटीन और मिनरल्स का इतना सूक्ष्म गणित लगा रहे हैं, हर 1 ग्राम नमक और हर 60 ग्राम मिनरल का हिसाब रख रहे हैं, हाँ, तो क्या हमें उस जमीन, उन चारागाहों और उन जल स्रोतों की शुद्धता को लेकर भी उतना ही जुनूनी नहीं होना चाहिए जहां से ये चारा और 80 लीटर पानी रोजाना आ रहा है? ये बहुत गहरी बात है। जब हमारे ये बेहतरीन वैज्ञानिक फॉर्मूले एक प्रदूषित पर्यावरण से टकराते हैं, तो पोषण की ये सारी सटीकता आखिर कहाँ खड़ी रह जाती है? क्योंकि असली पोषण सिर्फ दाने की बोरी से नहीं आता। बिल्कुल, वो उस मिट्टी और पानी से आता है जो उस दाने को बनाता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। सीखते रहिए और इन अद्भुत रहस्यों पर सवाल पूछते रहिए। मिलेंगे अगली बार।